अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी भी अपनी लाइफ में फिलोसफर किंग के बारे में सुना है? कभी ना कभी तो आपने सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कदीम यूनान में सबसे पहले आपके और हमारे हम सबके फेवरेट फिलोसफर प्लेटो, जिसे हम अफलातून कहते हैं, उसने अपने आइडियल स्टेट की जो उसने बात की थी अपने बुक रिपब्लिक में, जो कि उसकी जितने भी काम है फलसफे के ऊपर, उस सब में से नुमाया बुक थी द रिपब्लिक। उसमें एक आइडियल स्टेट की बात करते हुए उसने कहा था कि फिलोसफर किंग किस तरह बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फिलोसफर किंग किस तरह से बनाता है प्लेटो, और क्या उसने कहा था, क्या उसने बताया था एक फिलोसफर किंग को बनाने के लिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अफलातून ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के बाद उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी। अब पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझते हैं, उसके बाद थ्योरी ऑफ एजुकेशन को जब हम समझेंगे तो उसको समझने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस तरह प्लेटो ने बताया था कि फिलोसफर किंग बना सकते हैं। सबसे पहले वो अपने बुक रिपब्लिक में जिस तरह जस्टिस को बयान करता है, तो वो पहले जितनी भी जस्टिस की थ्योरीज थी, तकरीबन 3 थ्योरीज थी, उनको मुस्तरद करता है, उनको निगलेक्ट करता है और बाद में अपनी थ्योरी देता है। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो क्या थी कि उसने अपने बुक रिपब्लिक में सवाल किया कि व्हाट इज जस्टिस, इंसाफ क्या है। तो जवाब आया कि इंसाफ है कि स्पीकिंग ट्रुथ एंड अगर आपके पास किसी ने अपनी अमानत रखी है तो उस अमानत को वापस कर दे, ये जस्टिस है। तो प्लेटो कहता है नहीं, ये आप जवाब गलत दे रहे हैं, ये थ्योरी जस्टिस की गलत है। क्योंकि अगर मेरे पास मेरा एक दोस्त बंदूक रख कर जाता है और जब वो मुझसे वो वापस लेने आता है तो उसकी जो मेंटल हालत है वो खराब है, वो पागल हो चुका है। अगर मैं उसे वो बंदूक वापस देता हूँ तो मेरे दोस्त के साथ साथ उसके खानदान और उसके फ्रेंड्स की जो जिंदगी है वो भी खतरे में हो सकती है। तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। और जो दूसरी थ्योरी उसने निगलेक्ट की वो ये थी कि आप अपने दोस्तों के साथ अच्छाई करें और आपके जो दुश्मन है उनके साथ आप बुराई करें। तो वो कहता है कि नहीं, ये भी सही थ्योरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो दोस्त है वो फितरी तौर पर बुरा हो और आपका जो दुश्मन है वो फितरी तौर पर तो अच्छा हो लेकिन आपका दुश्मन है। तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ कि मैं अपने अच्छे दुश्मन के साथ बुरा बर्ताव करूं और बुरे दोस्त के साथ मैं अच्छा बर्ताव करूं। ये थ्योरी भी उसने निगलेक्ट की। फिर जो तीसरी थ्योरी आई थी वो ये थी कि माइट इज राइट, यानी जो गवर्निंग क्लास है वो जो चाहे करे वो जस्टिस है। तो ये कहता है कि ये थ्योरी भी सही नहीं है। इस तरह तो वो जो गवर्निंग क्लास है उसके ऊपर तो जस्टिस लागू ही नहीं होता, वो किस तरह हो सकता है। तो ये तीनों थ्योरीज वो निगलेक्ट करने के बाद प्लेटो अपनी थ्योरी देता है जस्टिस की, और वो कहता है कि जस्टिस ये है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी से करे और दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। यानी जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी अगर ड्यूटी ईमानदारी से करता है तो ये जस्टिस होता है, और अगर आप दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करते, दूसरे को अपना काम ईमानदारी से करने देते हैं, तो ये जस्टिस है। फिर प्लेटो क्या करता है कि इस जस्टिस को 2 लेवल्स में बांट देता है। एक होती है इंडिविजुअल लेवल और दूसरी होती है सोशल लेवल। अब प्लेटो कहता है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस को लागू करने में कामयाब हो जाते हैं, जस्टिस इम्प्लीमेंट हो जाता है इंडिविजुअल लेवल पर, तो हम इजीली सोशल लेवल पर जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो जब इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस की बात करता है तो वो कहता है कि हर एक आदमी में 3 चीजें होती हैं। वो क्या होती है? रीजन होती है, करेज होती है और एपेटाइट होती है। रीजन यानी उसमें मंतक होता है, उसमें रीजन होती है, और करेज यानी उसमें बहादुरी होती है, जज्बा होता है, जुनून होता है, और एपेटाइट मतलब उसमें विल होती है, डिजायर होती है किसी चीज की। अब वो कहता है कि इन तीनों ट्रेड में से, इन तीनों खुसूसियात में से कोई ना कोई एक खसूसियात ऐसी होगी, कोई ना कोई एक उसमें एबिलिटी ऐसी होगी जो डोमिनेंट होगी, और उनके हिसाब से वो लोगों में कैटेगरियां करते हैं। सबसे पहले वो गोल्डन कैटेगरी करते हैं, फिर सिल्वर की करते हैं और फिर आयरन की करते हैं। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की कैटेगरी को देखें तो जो लोग गोल्ड की कैटेगरी में फॉल करते हैं वो उनमें रीजन होता है, और वो
रूलर बन सकते हैं आगे जाकर। उनमें रूल करने की, उनमें हुक्मरानी करने की सलाहियत होती है। फिर जो सिल्वर कैटेगरी में आते हैं, उनमें करेज होती है, उनमें हिम्मत होती है, उनमें बहादुरी होती है और वो आगे जाकर सोल्जर बन सकते हैं। और जो तीसरी आयरन की कैटेगरी आती है, उनमें एपेटाइट होती है, डिजायर होती है, विल होती है और वो आगे जाकर प्रोड्यूसर क्लास में आ सकते हैं। अब प्लेटो करता है कि अगर ये लोग, जो एक बंदा है वो अपनी एक खुसूसियत को जान ले और वो उस खुसूसियत के हिसाब से अपना काम करे, तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस अचीव कर लेते हैं यहाँ पर। फिर इसी जस्टिस को हम सोशल लेवल पर किस तरह अचीव करते हैं आगे समझते हैं। अब वो कहता है कि सोशल लेवल पर हम जस्टिस किस तरह से ला सकते हैं, तो वो कहता है कि हर एक आदमी जो है वो अपने डोमिनेंट ट्रेड के हिसाब से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। और जो रूलर क्लास है, जो रीजन वाले लोग हैं, यानी जो गोल्ड लोग हैं, वो सिल्वर और आयरन के लोग, यानी जो हमारे सोल्जर्स और प्रोड्यूसर हैं, उन पर हुक्मरानी करेंगे। और तीसरी बात कि कोई भी आदमी किसी के काम में मुदाखलत नहीं करेगा, तो हम सोशल लेवल पर जस्टिस अचीव कर लेंगे। अब वो प्लेटो कहता है कि अगर हमने इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस अचीव कर लिया है, तो हम स्टेट लेवल पर आसानी से ये जस्टिस अचीव कर सकते हैं। और जब हमने जस्टिस अचीव कर लिया, तो इससे बड़ी हमारे लिए फख्र की बात और कोई नहीं हो सकती है। और फिर हम आसानी से हमारा जो फिलोसफर किंग है वो बना सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी अपने जो मयार है उसके हिसाब से काम करेगा, किसी के काम में मुदाखलत नहीं करेगा और उसे पता होगा कि मेरे जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कौन सी है, क्योंकि वो अपने साथ सबसे पहले जस्टिस करेगा, ठीक है, और फिर वो स्टेट में जस्टिस इस तरह से लागू हो जाएगा। अब उस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए सिर्फ प्लेटो ने जस्टिस को ही नहीं बल्कि अपनी एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी दी थी, जिसमें उसने एजुकेशन की स्कीम बनाई थी कि किस तरह हम लोगों को एजुकेट करेंगे और जब वो लोग एजुकेट हो जाएंगे तो हम उनमें से फिलोसफर किंग बना लेंगे और जब फिलोसफर किंग बन जाएगा तो हम अपने आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को अचीव कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्लेटो की जो एजुकेशन की स्कीम थी वो किस तरह से काम करती थी और वो क्या थी। सबसे पहले जो अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन को शुरुआत करते ही प्लेटो बात करता है, वो ये कहता है कि जब भी नए बच्चे पैदा होंगे तो वो अपने वालिदैन से जुदा किए जाएंगे और उन्हें स्टेट रियासत अपनी कस्टडी में ले लेगी और उन्हें एजुकेट करना शुरू कर देगी। फिर वो प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। अब प्राइमरी एजुकेशन को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक 0 to 10 ईयर्स यानी 10 साल तक, और 10 to 15 ईयर्स यानी 15 साल तक, और 15 to 20 ईयर्स, ये प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। अब 0 to 10 ईयर्स क्या होगा कि उन बच्चों को जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी हेल्थ के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि प्लेटो का कहना है कि अगर सेहतमंद बच्चा नहीं होगा तो वो आगे जाकर स्टेट के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए उसे स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक और जो उनकी हेल्थ है उनके ऊपर काम करना होगा इन प्राइमरी एजुकेशन के पहले 10 सालों में। और फिर जब वो बच्चे 10 साल के हो जाएंगे तो 10 से 15 साल का जो अरसा है उसमें उन बच्चों को म्यूजिक सिखाई जाएगी और उसके अलावा बेसिक मैथ, साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अब म्यूजिक क्यों? क्योंकि उन बच्चों को आगे जाकर सोल्जर्स भी बनना है और फिलोसफर किंग्स भी बनना है और उन्हें प्रोड्यूसर भी बनना है, तो उनको एक ऐसे किस्म की म्यूजिक सुनाई जाएगी और सिखाई जाएगी जो उनमें एक किस्म का मोटिवेशन पैदा करे। और अपने इस आइडियल स्टेट के जो आइडिया है प्लेटो इसमें कहता है कि जो बांसुरी है, फ्लूट वगैरह, ऐसे साजों को वो बैन करता है, क्योंकि ये जो है बच्चों को इमोशनल कर देते हैं। हालांकि वो उन किस्म के साजों को प्रमोट करता है जो कि मतलब ज़्यादा म्यूज़िक वाले हों या फिर वो ज़्यादा लोगों में मोटिवेशन पैदा कर सके। जब 10 से 15 साल तक की उम्र में बच्चे बेसिक मैथ, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक साइंस, उसके साथ साथ म्यूज़िक पढ़ लेंगे, तो फिर 15 से 20 साल तक जो अरसा होगा उसमें बच्चों को मोरल एजुकेट किया जाएगा। बच्चों का जो मोरल है वो बेहतर किया जाएगा, उन्हें अखलाकियात और क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें 15 से 20 साल का जो अरसा है, 5 साल का अरसा, उसमें सिखाया जाएगा। अब जब वो बच्चे 20 साल के हो जाएंगे तो उनका एक एग्ज़ाम दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हें फर्दर स्टडीज़ करवाई जाएगी और जो बच्चे फेल हो जाएंगे उन्हें ट्रेडर क्लास में रखा जाएगा, यानी वो
प्रोड्यूसर क्लास में आ जाएंगे। फिर जो बच्चे पास हो जाते हैं फिर उन्हें हायर एजुकेशन दी जाती है। अब हायर एजुकेशन में क्या है कि सबसे पहला मरहला जो है वो 20 से 30 साल का अरसा है, फिर 30 से 35 साल का अरसा है, फिर 35 से 50 साल का अरसा है। ये हायर एजुकेशन के स्कीम प्लेटो बताता है एक फिलोसोफर किंग को बनाने के लिए। अब जो 20 से 30 साल तक का अरसा होगा उस अरसे में बच्चों को एडवांस मैथ, हिस्ट्री और साइंस पढ़ाई जाएगी, और फिर 30 साल जब हो जाएंगे तो फिर से एक नया ग्रैंड एग्जामिनेशन होगा, और उस एग्जाम में जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हें फर्दर स्टडीज करवाई जाएगी, और जो बच्चे वहाँ पर फेल होते हैं फिर उन्हें जो है वो सोल्जर क्लास में भर्ती किया जाएगा और वो सोल्जर बन जाएंगे। अब जब वो बच्चे जो फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, यानी 30 साल के बाद 5 साल उनकी स्टडीज रहती है, तो वो 30 से 35 साल के अरसे में क्या करेंगे, वो फलसफा पढ़ेंगे, वो फिलोसफी पढ़ेंगे। और जब वो फिलोसफी पढ़ लेंगे, सारा उनको समझ आ जाएगा, तो फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा और उन्हें एक स्टेट में छोटी सी नौकरी दी जाएगी, छोटी सी रूलिंग क्लास में कोई ना कोई जॉब दी जाएगी। फिर वो 35 से 50 साल तक, यानी 35 to 50 ईयर्स उन्हें जो है वो उस स्टेट्स के काम में सर्व करने का मौका मिलेगा, और जब वो वहाँ सर्व करेंगे, वहाँ सर्व करते हुए उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह स्टेट चलती है, किस तरह ये सारा काम चलता है। तो 50 साल जब हो जाएंगे तो फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा। अब फाइनल एग्ज़ाम में क्या होगा कि उन लोगों में से जो कि 15 साल स्टेट को सर्व कर चुके हैं, उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें बनाया जाएगा फिलोसोफर किंग। तो ये इस तरह से प्लेटो ने बताया है कि हम किस तरह फिलोसोफर किंग बना सकते हैं। तो उनकी एजुकेशन क्या हो सकती है, उन्हें किस तरह जस्टिस सिखाया जाएगा, और एजुकेशन में उन्हें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी। फिर वो जब फिलोसोफर किंग्स बन जाएंगे तो वो मिलकर रूल करेंगे और मिलकर अपने स्टेट को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, और उनकी जो स्टेट है वो आगे जाकर काम करेगी। अब जो ये प्लेटो का आइडियल स्टेट का आइडिया था ना, ये जो नजरिया था, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की है। अब तनकीद इसलिए करते हैं कि क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो प्लेटो की एजुकेशनल स्कीम है, या फिर जो प्लेटो का आइडियल स्टेट का नजरिया है ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज से बिल्कुल खाली है। इसमें 35 साल तक तो बच्चों को थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद सिर्फ 15 साल का अरसा बच्चों को मिलता है कि वो जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें। तो इस वजह से लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं, और प्लेटो को यूटोपिया कहा जाता है, यानी मोस्टली जिसमें थ्योरी हो और उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम हो। और लोग कहते हैं कि इसलिए भी तनकीद करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि प्लेटो जो है, यानी अफलातून जो है, वो डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करता और वो डिक्टेटरशिप को फेवर करता है। लेकिन मेरे नज़र में जो सबसे अच्छी बात है वो प्लेटो की ये है कि इस सारे जो प्रोसेस था इसमें उसने उतनी ही इम्पोर्टेंस वुमेन्स को दी है जितनी उन्होंने मेन को दी है। यानी जो खवातीन हैं उन्हें भी उतने ही मौके दिए जाएंगे, उन्हें भी उतने ही जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दी जाएंगी जितनी एक आदमी को दी जाएंगे। उन्हें उसी तरह से जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें उसी तरह से स्पोर्ट्स करवाई जाएगी, उन्हें उसी तरह से मैथ से हिस्ट्री और साइंस पढ़ाई जाएगी, उन्हें उसी तरह से फ़लसफ़ा पढ़ाया जाएगा, और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो आगे जाकर फिलोसोफर किंग्स की कैटेगरी में जाकर काम करें। क्योंकि प्लेटो ने अपना एनालिसिस कर लिया था कि स्पार्टा जो थे उन्होंने एथेंस से जो जंग जीती थी वो इसलिए जीती थी क्योंकि उनकी जो खवातीन थी वो उनके साथ थी और वो उनके साथ काम कर रही थी। तो इसी वजह से जो प्लेटो का ये नज़रिया है मैं इसे इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसमें ये प्लेटो एजुकेशन और जो खवातीन है उनमें कोई फ़र्क नहीं रखता। तो आपको ये फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट और आइडियल स्टेट और जो प्लेटो ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था वो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और फिर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।